हेलो स्टूडेंट्स, आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। आज जो हम टॉपिक करने जा रहे हैं उस टॉपिक का नाम है कंपनी ऑर्गेनाइजेशन। चलिए बच्चे देखते हैं, आपने अपनी लाइफ के अंदर बहुत सारी कंपनीज़ के नाम सुने होंगे। फॉर एन एग्ज़ाम्पल आपने रिलायंस का नाम सुना होगा। यस मैम। टाटा कंपनी का नाम सुना होगा। यस मैम। और भी बहुत सारी कंपनीज़ के आपने नाम सुने होंगे। जी हाँ, हम उन्हीं कंपनीज़ के बारे में बात करने जा रहे हैं। कंपनी क्या होती है बेटा, बहुत ध्यान से समझिएगा। कंपनी वो होती है जो कंपनीज एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग रजिस्टर्ड की जाती है। ध्यान दीजिएगा, कंपनीज वो होती है जो कंपनीज एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग रजिस्टर्ड की जाती है। अगर हम डेफिनेशन देखें कंपनी की, तो हमें ये वाली डेफिनेशन करनी है बेटा, या फिर आप कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग वाली भी डेफिनेशन कर सकते हैं। अब आप बोलेंगे मैम आपने तो कंपनीज एक्ट 2013 बताया है और यहाँ पे इंडियन कंपनीज एक्ट 1956 लिखा है। तो बेटा जी यहाँ पर वो वाला एक्ट लिखा है जो पहले था। 2013 के अंदर ये एक्ट अमेंड हुआ और अब से हम बोलते हैं कंपनीज एक्ट 2013। पहले हम बोलते थे इंडियन कंपनीज एक्ट 1956। तो ये डेफिनेशन तो उसी के अकॉर्डिंग है। लेकिन अगर हम देखें इस एक्ट में, देखिए 1956 एक्ट ने डेफिनेशन क्या दी थी कंपनी की। कंपनी मीन्स अ कंपनी फॉर्म्ड एंड रजिस्टर्ड अंडर दिस एक्ट। वाओ, जो कंपनी इस एक्ट के अकॉर्डिंग रजिस्टर्ड है वो कंपनी कहलाएगी। अब बच्चे ये एक्ट तो अमेंड हो चुका है, अब एक्ट हो गया 2013, तो हम ये वाली डेफिनेशन करेंगे। कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है। बच्चे प्लीज़ ध्यान से समझिएगा, आर्टिफिशियल पर्सन का मतलब होता है इसका जन्म इंसानों ने किया है, और नेचुरल का मतलब होता है जिसका जन्म भगवान ने किया है। तो ह्यूमन को नेचुरल बर्थ माना जाता है, नेचुरल पर्सन माना जाता है, और कंपनीज़ को, ऑर्गेनाइजेशंस को आर्टिफिशियल पर्सन माना जाता है। क्रिएटेड बाय लॉ, ऑब्वियसली कंपनी का जन्म कानून के द्वारा हुआ है। अगला वर्ड लिखा है बच्चे सेपरेट लीगल एंटिटी। बेटा सेपरेट लीगल एंटिटी का मतलब समझ लीजिए। सेपरेट लीगल एंटिटी का मतलब होता है अगर कंपनी के अंदर उनकी मैनेजमेंट है जिन्होंने कंपनी को स्टार्ट किया है तो कंपनी अलग मानी जाएगी, और जो मैनेजमेंट है वो अलग मानी जाएगी। मीन्स कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन और जो मैनेजमेंट है वो नेचुरल पर्सन। तो इसीलिए इन्होंने बोला है सेपरेट लीगल एंटिटी। फिर बोला गया है परपेचुअल सक्सेशन। बेटा परपेचुअल सक्सेशन का मतलब होता है अगर कंपनी का कोई भी ओनर मर जाता है तो उससे कंपनी के अस्तित्व पर कोई असर नहीं पड़ेगा। कंपनी जैसी चलती आई है वैसी ही चलती रहेगी और बिजनेस करती रहेगी। कंपनी के स्टैब्लिशमेंट पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। एंड कॉमन सील का मतलब होता है जैसे इंसानों का साइन होता है उसके सिग्नेचर, उसी तरीके से कंपनी के अपने साइन होते हैं जिसको बोलते हैं सील। आपने देखा होगा कोई भी ऑफिशियल पेपर होता है उस पर स्टैंप लगती है, स्टैंप ही कॉमन सील होती है। तो देखिए कंपनी के बारे में आपने कितना कुछ जान लिया इस डेफिनेशन के अंदर। कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है जो लॉ के द्वारा क्रिएट की जाती है, और क्या होता है इसकी सेपरेट लीगल एंटिटी है, परपेचुअल सक्सेशन है और कॉमन सील है। तो बेटा ये था आपका डेफिनेशन ऑफ कंपनी बाय द एल.एच. हनी। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। नाउ टर्न टू नेक्स्ट पेज। देखिएगा, दिस इज़ माई नेक्स्ट पेज इन विच वी हैव टू डू द फीचर्स ऑफ अ कंपनी। अब कंपनी के क्या क्या फ़ीचर्स होते हैं आपको हमेशा बताया गया है, जो भी हम डेफिनेशन पढ़ते हैं उसी में से फ़ीचर्स निकलते हैं। तो पहला फ़ीचर देखेंगे इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन ऑफ पर्सन। बेटा इसका मतलब होता है कि कोई भी एक अकेला व्यक्ति कंपनी फॉर्म नहीं कर सकता। कंपनी फॉर्म करने के लिए आपको काफ़ी लोगों की ज़रूरत होती है। अगर हम बात करें पब्लिक कंपनी की तो आपको कम से कम 7 पर्सन चाहिए, और अगर मैं बात करूं प्राइवेट कंपनी की, अगेन आई एम टेलिंग यू, अगर मैं बात करूं प्राइवेट कंपनी की तो बेटा हमें कम से कम कितने लोग चाहिए, हमें कम से कम बच्चे 2 पर्सन चाहिए। अगर मैं बात करती हूँ प्राइवेट कंपनी की,
पब्लिक कंपनी में कम से कम 7% और प्राइवेट कंपनी में कम से कम 2%। अभी आप मुझसे पूछोगे मैम पब्लिक कंपनी क्या होती है और प्राइवेट कंपनी क्या होती है, डोंट वरी, अभी हम आगे पढ़ेंगे। ओके, सेकंड पॉइंट देखेंगे इसका। नाउ द सेकंड पॉइंट इज आर्टिफिशियल लीगल पर्सन। कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है, मैंने बोला था ना इसका जन्म लॉ के द्वारा हुआ है, ये नेचुरल पर्सन नहीं है। ध्यान रखिएगा, ना तो इसकी कोई बॉडी है ना ही कोई आत्मा है, तो ये आर्टिफिशियल पर्सन है। पॉइंट नंबर 3, सेपरेट लीगल एंटिटी। अभी मैंने आपको बताया था सेपरेट लीगल एंटिटी का मतलब होता है कि कंपनी अलग होती है और ओनर अलग होते हैं। एग्जाम्पल के साथ मैं आपको समझाती हूँ। अगर कोई व्यक्ति कंपनी के ऊपर केस करेगा तो ओनर के ऊपर केस नहीं माना जाएगा, क्योंकि वो कंपनी के नाम पर केस है। समझिए, कंपनी अलग है और ओनर अलग है। नाउ द फोर्थ पॉइंट इज परपेचुअल सक्सेशन। मैंने बोला था चाहे कोई व्यक्ति मर जाए उससे कंपनी के अस्तित्व पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एट द सेम टाइम इट इज़ नॉट अफेक्टेड बाय डेथ और बैंकरप्सी ऑफ सम शेयर होल्डर और डायरेक्टर। बेटा बैंकरप्सी का मतलब होता है दिवालिया निकल जाना। दिवालिया का मतलब होता है बर्बाद हो जाना, कि अगर कोई भी डायरेक्टर या शेयर होल्डर बर्बाद हो गया है, अब वो पैसे देने लायक नहीं है, उसके इस सिचुएशन से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कंपनी अपनी चलती रहेगी। लिमिटेड लायबिलिटी का मतलब समझ लीजिए। लिमिटेड लायबिलिटी का मतलब होता है कि अगर कंपनी में कोई नुकसान हो जाता है, जो शेयर होल्डर होते हैं ना कंपनी के, वो कंपनी की जो लायबिलिटी है शेयर होल्डर की कंपनी के प्रति, वो लिमिटेड होती है। लिमिटेड का मतलब जितना पैसा उन्होंने कंपनी में लगाया है वो उतने पैसे तक ही अपनी लायबिलिटी पे ऑफ करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, उससे ज़्यादा वो लायबिलिटी पे ऑफ नहीं कर सकते। प्लीज़ इस बात का बहुत ध्यान रखिएगा। एंड द लास्ट इज़ कॉमन सील, वो मैंने आपको बता ही दिया था। कंपनी के सिग्नेचर क्या होते हैं, वो एक कॉमन सील होती है। ओके बेटा, चलिए अगला है ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स। बच्चे ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स का मतलब होता है कि एक पब्लिक कंपनी अपने शेयर्स को फ्रीली ट्रांसफ़र कर सकती है। मतलब कंपनी के पास कोई लीगल रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि वो अपने शेयर्स को सेल परचेज़ ना करे, वो फ्रीली जब चाहे अपने शेयर्स को सेल परचेज़ कर सकती है। और ये मैं बात कर रही हूँ ओनली पब्लिक कंपनी की। प्राइवेट कंपनी को ये अलाउड नहीं होता, ये सिर्फ पब्लिक कंपनी को अलाउड होता है। सेपरेशन ऑफ ओनरशिप एंड मैनेजमेंट। अच्छा, एक बात का ध्यान रखिएगा, ज़रूरी नहीं है जो मालिक होगा वो मैनेजमेंट में होगा। अगेन आई एम रिपीटिंग, ज़रूरी नहीं है जो मालिक होगा वो मैनेजमेंट में होगा। मैं इसको रीड आउट करूँगी तो आपको ये चीज़ें और ज़्यादा समझ में आएंगी। देखिए कैसे। सिंस द नंबर ऑफ ओनर इन द कंपनी इज़ लार्ज, कंपनी के जो ओनर होते हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं बेटा, एंड दे सेपरेट एट डिस्टेंट प्लेसेस, और वो अलग अलग जगहों पे रहते हैं, तो उनके लिए पॉसिबल नहीं होता कि वो कंपनी में आके रूटीन वर्क कर सके। तो इसी वजह से जो व्यक्ति इलेक्ट होते हैं और वो कंपनी को संभालते हैं उन्हें बोलते हैं डायरेक्टर्स, और डायरेक्टर को ही मैनेजमेंट बोलते हैं, वो मैनेज करती है कंपनी के बिज़नेस को। तो इसीलिए बोला गया है ओनरशिप और मैनेजमेंट अलग अलग है। अभी आप मेरे से क्वेश्चन भी पूछेंगे, मैम ये शेयर होल्डर कौन होता है? मैम शेयर होल्डर ओनर होते हैं। बेटा सुनिएगा, शेयर होल्डर वो व्यक्ति होते हैं जो कंपनी के शेयर्स खरीदते हैं। शेयर्स बहुत सारे तरीके के होते हैं। एक इक्विटी शेयर होते हैं, जिन शेयर होल्डर्स ने कंपनी के इक्विटी शेयर्स खरीदे हैं बेटा वो कंपनी के ऑटोमेटिकली ओनर बन जाते हैं। अब इंडिया में तो कोई भी व्यक्ति किसी भी कंपनी का शेयर खरीद सकता है, अब वो तो अलग अलग जगहों पे रहते होंगे, इसीलिए इस पॉइंट में बोला गया है कि शेयर होल्डर्स का पॉसिबिलिटी नहीं है वो कंपनी में डेली अफेयर्स में आ सके। इस वजह से जो आपके डायरेक्टर्स होते हैं वही कंपनी को संभालते हैं। एंड द लास्ट पॉइंट इज रिस्क टेकिंग। ऑब्वियसली बेटा रिस्क बेयरिंग। सोल ट्रेड में क्या होता है, एक अकेला व्यक्ति जो ओनर होता है वही रिस्क बेयर करता है, लेकिन ध्यान रखिएगा पार्टनरशिप के अंदर सारे पार्टनर्स फेस करते हैं, लेकिन कंपनी में रिस्क डिवाइड हो जाता है बहुत सारे शेयर होल्डर्स में,
और कोई किसी भी व्यक्ति को इससे बर्डन नहीं पड़ता। देखो, अगर रिस्क बियर करने के लिए 5 लोग हैं और फिर वो 50 बन जाए तो ऑब्वियसली सबका बर्डन कम हो गया। जो रिस्क पहले 5 लोग बियर कर रहे थे अब 50 लोग बियर करेंगे। तो बेटा इसमें रिस्क बियरिंग का सिस्टम बर्डन बहुत ही कम होता है, तो ये सबसे अच्छी बात है। अब हमने इतनी अच्छी बातें पढ़ी, हमने क्या क्या पढ़ा बेटा? हमने एक तो पढ़ा इसके बारे में डेफिनेशन, हमने पढ़े इनके फीचर्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स। तो इससे आपने कंपनी के मेरिट्स के बारे में जान लिया होगा कि व्हाट आर द मेरिट्स ऑफ द कंपनी। तो बेटा देखेंगे कंपनी के मेरिट्स क्या हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कंपनी के मेरिट्स है बच्चे लिमिटेड लायबिलिटी। ये आपको मैंने बता ही दिया था, जो शेयर होल्डर्स होते हैं उनकी कंपनी में लायबिलिटी लिमिटेड होती है। शेयर ट्रांसफरेबल फैसिलिटी, ये भी मैंने आपको बताया था। एक पब्लिक कंपनी को शेयर ट्रांसफ़र करने के लिए कोई भी रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, उन्हें किसी भी मेंबर की परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है, वो जब चाहे अपने शेयर्स को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। कॉन्टिन्यूटी, कंपनी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा अगर उसकी किसी भी मेंबर की डेथ हो जाती है, कंपनी अपना चलती ही रहेगी। स्कोप फॉर ग्रोथ एंड एक्सपेंशन, बेटा कंपनी बहुत बड़ी होती है, इसमें स्कोप है एक्सपेंड करने का। तो कंपनी बहुत लंबी, आप देख भी सकते हो रिलायंस एंड टाटा कंपनी को पहले से उसमें कितना फ़र्क आ गया है और वो आगे चलती ही जा रही है। अगले हम अगर बात करेंगे बेटा एफिशिएंट मैनेजर। देखो मैनेजमेंट बहुत अच्छी होती है कंपनी की, क्योंकि इसमें सारे पढ़े लिखे लोग ज़्यादातर कंपनी को स्टार्ट करते हैं। हमें यहाँ पे एक्सपर्ट्स रखते हैं। अगर बाई चांस हमें किसी चीज़ की नॉलेज नहीं है तो हम कंपनी के अंदर बहुत अच्छे एक्सपर्ट्स को रखेंगे। लीगल एडवाइस के लिए हम रखेंगे कंपनी सेक्रेटरी को। इवन हम क्या कहते हैं अकाउंटेंसी की, अकाउंट्स की नॉलेज के लिए हम सीए चार्टर्ड अकाउंटेंट को रखते हैं। तो बेटा कंपनी में बहुत एफिशिएंट मैनेजमेंट होती है और बहुत सारे लोगों को अपॉइंट किया जाता है। तो ये 5 थे हमारे एडवांटेजेस। अब एक बात और है बच्चे, अगर एडवांटेजेस होते हैं तो भाई लिमिटेशंस भी होती हैं। अब बात करेंगे हम लिमिटेशंस की कि कंपनी में लिमिटेशंस क्या क्या हैं। तो देखिएगा कंपनी की लिमिटेशंस। नंबर 1 पॉइंट है डिफ़िकल्टी इन फॉर्मेशन। बेटा ध्यान रखिएगा, कंपनी स्टार्ट 1 सेकंड में नहीं हो जाती। कंपनीज़ में बहुत सारे लीगल रूल्स रेगुलेशंस फॉलो करने पड़ते हैं, डॉक्यूमेंट सबमिट कराना पड़ता है, उसके बाद जाके कंपनी स्टार्ट होती है। और अभी हम आगे पढ़ेंगे बच्चे इस चैप्टर में कि कंपनी को स्टार्ट करने के लिए हमें क्या क्या करना पड़ता है। तो बेटा इसमें टाइम भी बहुत लगता है और पैसा भी बहुत लगता है, ध्यान रखिएगा। लैक ऑफ सीक्रेसी, अभी बताया मैंने कंपनी के ओनर इतने सारे होते हैं, ओनर इतने सारे होने की वजह से बातें सीक्रेट रह ही नहीं पाएंगी, तो ये तो बड़ी कमी हो गई इसमें। लैक ऑफ मोटिवेशन, बेटा कंपनी में मोटिवेशन का मतलब होता है प्रोत्साहित करना। तो बेटा देखो आपको भी पता है शेयर होल्डर्स कंपनी के ओनर होते हैं और वो कंपनी को मैनेजमेंट के हाथों में दे देते हैं, क्योंकि शेयर होल्डर्स तो आ नहीं पाते और कंपनी की मैनेजमेंट को बोला जाता है डायरेक्टर्स। अब डायरेक्टर्स क्या करते हैं, वो सैलरीड लोगों को एम्प्लॉय करते हैं कंपनी के अंदर, उन्हें रखते हैं कंपनी के अंदर। अब ये जो लोग हैं जो यहाँ पे काम कर रहे हैं वो बहुत ही ज़्यादा एंथुजियाज़म लगन के साथ वर्क नहीं कर पाते। उसका सबसे बड़ा रीज़न क्या है, क्योंकि यहाँ पे ओनर जो है ना वो सारे काम करते हैं। यहाँ पे ना जो आपके लोग रखे गए हैं ना वो मेन काम नहीं करते हैं, तो उनको ना काम करने का जज्बा नहीं मिल पाता है, वो मोटिवेट नहीं हो पाते हैं। तो ये भी एक कमी है। एक्सेसिव गवर्नमेंट कंट्रोल, बेटा कंपनीज़ पे गवर्नमेंट का बहुत कंट्रोल होता है और जिस चीज़ पर बाहर का गवर्नमेंट का कंट्रोल होगा बेटा वो इतनी अच्छे तरीके से नहीं चल पाएगी। तो एक्सेसिव गवर्नमेंट कंट्रोल होता है। डिले इन डिसीजन, इतने सारे लोग हैं, डिसीज़न लेने में तो भाई देरी होगी। सोल प्रोप्राइटरशिप में क्या होता है, एक अकेला ओनर होता है, उसे डिसीज़न लेना होता है, सब कुछ उसको करना होता है, तो वो सोचता है और कर लेता है। लेकिन कंपनी के अंदर तो इतने सारे ओनर्स हैं, तो बेटा डिसीज़न लेने में बड़ी दिक्कत होती है। 6th पॉइंट ऑलिगार्किक मैनेजमेंट। ऑलिगार्किक मैनेजमेंट का मतलब समझ लीजिए बेटा, बहुत ध्यान से समझिएगा। लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें तो कंपनी जो होती है ना वो डेमोक्रेटिक सिस्टम है, ऑब्वियसली वोटिंग पे चलती है, बट इट इज़ ओनली एन आई वॉश। लेकिन वो जो वोटिंग पे चलती है ना वो सब दिखाने के लिए, मतलब जनता को ये कहते थे कि हमने वोटिंग से डिसीज़न लिया है, लेकिन रियलिटी पीछे से कुछ और ही होती है। कंपनी में क्या होता है, कंपनी के कुछ लोग होते हैं जो डिसीज़न लेते हैं, कुछ ही शेयर होल्डर ऐसे होते हैं जिन्होंने कंपनी में बहुत अच्छा पैसा लगा रखा होता है, बच्चे वही मिलकर डिसीज़न ले लेते हैं, तो किसी और के डिसीज़न की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। हमें बताया तो जाता है कि वोटिंग के थ्रू हुआ है,
लेकिन इंटरनल वर्क होता रहता है। तो ये सबसे बड़ी नेगेटिविटी है, ऑलिगैरिक मैनेजमेंट, सबसे बड़ी ये नेगेटिविटी है। ये देखा जाए तो शेयर होल्डर्स एक तरीके से पपेट हैं, कठपुतलियाँ हैं, बस उनको नचाया जा रहा है, उनको दिखाया जा रहा है ये हो रहा है, बट एक्चुअल में वो नहीं हो रहा है। तो बेटा ये सबसे बड़ी नेगेटिविटी है। एंड कन्फ्लिक्ट्स अमंग इन्वेस्टर, बेटा कन्फ्लिक्ट्स का मतलब होता है लड़ाइयाँ। इन्वेस्टर के बीच में इतनी लड़ाइयाँ होती है जो हमारे बिजनेस के वर्किंग को इम्पैक्ट करते हैं। तो बेटा ये सब थे हमारे लिमिटेशंस। अगर हम बात करें तो कंक्लूज़न क्या निकाल सकते हो आप? कंक्लूज़न आप ये निकाल सकते हो कि कंपनी वैसे तो चलाना अच्छी बात है, इसमें पैसा अच्छा आ जाता है, लेकिन इसकी कई बुराइयां भी हैं, कुछ अच्छाइयां भी हैं। तो जो आपको सूट करे आप वो फॉर्म ऑफ बिज़नेस लीजिए। अभी तक हमने 3 फॉर्म ऑफ बिज़नेस करे हैं। पहला सोल प्रोप्राइटरशिप, दूसरा पार्टनरशिप, और तीसरा अब हम ये कंपनी का करने जा रहे हैं। तो कभी आप बिज़नेस स्टार्ट करें ना तो सोचना कि इन तीनों में से हमें कौन सा स्टार्टअप करना चाहिए। अब बेटा द क्वेश्चन है द डिफरेंस बिटवीन द कंपनी एंड पार्टनरशिप। तो ये तो आपका होमवर्क है भैया, है ना बच्चे, ये आपका होमवर्क है, ये आपको खुद ही रीड आउट करना है। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो यू कैन आस्क मी, है ना, एनी टाइम, ये आपको भी पता है। अब आपका एक क्वेश्चन था ना, याद कीजिए कि मैम कंपनीज़ कितने तरीके की होती है। मैंने बोला था कंपनीज़ 2 तरीके की होती है। एक थी टाइप ऑफ कंपनीज़ के बारे में बात करते हैं, एक थी प्राइवेट कंपनी। चलिए बात करते हैं प्राइवेट कंपनी कौन सी होती है। बेटा ध्यान रखिएगा, प्राइवेट कंपनी वो कंपनीज़ होती है जो आर्टिकल एसोसिएशन बनाती है। बेटा आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन एक डॉक्यूमेंट होता है जिसके अंदर उसे अपनी सारी डिटेल लिखनी पड़ती है। अभी आपको बताऊंगी आगे कि आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन प्रॉपर क्या होता है। अब इन्होंने पॉइंट बताए हैं बेटा, एक बार पॉइंट को देखेंगे कि जो प्राइवेट कंपनीज होती है, जो रिलायंस है, टाटा है, ये दोनों की दोनों प्राइवेट कंपनीज है बेटा। अब बात करते हैं कि प्राइवेट कंपनीज क्या होती हैं। बेटा प्राइवेट कंपनी वो कंपनीज होती हैं जिनके पास रिस्ट्रिक्शन होता है कि वो ट्रांसफ़र नहीं कर सकते शेयर को। आपको याद होगा प्रीवियस पॉइंट्स पे मैंने पब्लिक कंपनी के बारे में बोला था कि वो फ्रीली ट्रांसफ़र कर सकते हैं शेयर्स, प्राइवेट कंपनी नहीं कर सकती। प्राइवेट कंपनी में कम से कम 2 मेंबर होने चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा 200, इससे ऊपर मेंबर नहीं हो सकते। और याद रखिएगा द फॉलोइंग आर नॉट काउंटेड अमंग द मेंबर। अब मेंबर कौन होंगे? जो आउटसाइड होंगे, किनको मेंबर की इस लिमिट में काउंट नहीं किया जाएगा। जो 200 की लिमिट है ना बेटा, बहुत ध्यान से समझिएगा, ये जो 200 की लिमिट है ना, इसमें इन लोगों को नहीं काउंट किया जाएगा। किन लोगों को? नंबर 1 जो एम्प्लॉयज़ है कंपनी के और कंपनी के मेंबर भी है, तो उन्हें 200 की लिस्ट में नहीं काउंट किया जाएगा, वो अदर पर्सन में काउंट किया जाएगा। वो शेयर होल्डर हैं कंपनी के, एम्प्लॉई के साथ साथ शेयर होल्डर भी हैं, लेकिन उन्हें इस 200 की लिस्ट में काउंट नहीं किया जाएगा। और दूसरा, दोज पीपल हु वर प्रीवियसली द, जो पहले कभी कंपनी में काम करते थे और अब वो मेंबर हैं, मतलब अब वो एम्प्लॉयज़ नहीं हैं बट वो मेंबर है कंपनी के, उन्होंने कंपनी के शेयर्स खरीद रखे हैं। तो इन दोनों केसेस में 200 की लिमिट में काउंट नहीं होंगे। 200 की लिमिट होगी बेचा उन लोगों के लिए जो लोग बाहर के लोग हैं, जो कंपनी के नहीं हैं, है ना, बाहर के हैं, तो इसमें काउंट होंगे। और भी इन्होंने पॉइंट्स बताए हैं। पुट अ बैन ऑन इन्वाइटिंग द पब्लिक टू सब्सक्राइब टू इट्स शेयर्स एंड डिबेंचर्स। प्राइवेट कंपनी जनता को अपने शेयर्स या डिबेंचर्स इनवाइट नहीं कर सकती खरीदने के लिए, आम जनता को। और सुनिएगा, वो पब्लिक डिपॉजिट के लिए भी इनवाइट नहीं कर सकती है। अब आप पूछोगे मैम शेयर्स क्या होते हैं, डिबेंचर्स क्या होते हैं, पब्लिक डिपॉजिट्स क्या होते हैं? बेटा ये नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपको चीज़ें क्लियर कर दूँगी। और एक बात और देखिएगा, कंपनी की जो पेड अप कैपिटल है बेटा, पेड अप कैपिटल होती है वो कैपिटल जिससे कंपनी अपने आप को स्टार्ट कर रही है। कम से कम जो पेड अप कैपिटल है, कंपनी जिस अमाउंट से अपने बिज़नेस को स्टार्ट कर रही है बेटा, वो कम से कम 1 लाख रुपया होनी चाहिए। ध्यान रखिएगा बेटा, वो कम से कम 1 लाख रुपया होनी चाहिए। आपको कुछ प्राइवेट कंपनीज़ के नाम दिए गए हैं, यू जस्ट गो थ्रू आउट कि कौन कौन सी कंपनी हमारे इंडिया के अंदर प्राइवेट कंपनीज़ में आती हैं। सैमसंग कंपनी हमारी इंडिया की प्राइवेट कंपनी है। चलिए बच्चे, नाउ आई थिंक पेजेस में थोड़ा सा मिस हो गया है, पेजेस इधर उधर हो गए हैं। 1 मिनट, आई जस्ट पिक इट अप। ओके,
नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द पब्लिक कंपनी। अब सुनिएगा पब्लिक कंपनी कौन सी होती है बच्चे। पब्लिक कंपनी वो कंपनी होती है जो प्राइवेट नहीं है। कहोगे मैम ये क्या बता रहे हो? बेटा यही तो डेफिनेशन है, जो कंपनी प्राइवेट नहीं है वो पब्लिक है। चलो दूसरे वर्ड्स में बात करते हैं। नंबर 1, इन कंपनीज़ पे रिस्ट्रिक्शन नहीं होगा, वो अपने ट्रांसफ़र कर सकते हैं शेयर्स। मैक्सिमम लिमिट कोई नहीं होती पब्लिक कंपनी में। ये जनता को फ्रीली शेयर डिवेंचर के लिए इनवाइट कर सकते हैं। ये पब्लिक डिपॉजिट के लिए भी जनता को इनवाइट कर सकते हैं और इनकी मिनिमम पेड अप कैपिटल 5 लाख रुपीज़ होगी। बेटा याद कीजिए, जो प्राइवेट कंपनी में नो नो था वो पब्लिक कंपनी में यस यस है। प्राइवेट कंपनी की मिनिमम पेड अप कैपिटल 1 लाख से बिजनेस स्टार्ट होता है और पब्लिक कंपनी में कम से कम 5 लाख रुपए चाहिए बिजनेस स्टार्ट करने के लिए। प्राइवेट कंपनी आप और हम खोल सकते हैं, लेकिन पब्लिक कंपनी बेटा गवर्नमेंट की कंपनीज होती हैं। अभी हम आगे भी पढ़ेंगे कौन कौन सी वो कंपनीज़ हैं। ये लीजिए, यहाँ पे बहुत सारी पब्लिक कंपनीज़ के नाम दिए हुए हैं। ONGC, नेचुरल गैस कॉरपोरेशन, रिलायंस इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड। रिलायंस इंडस्ट्री इज़ अ पब्लिक कंपनी, ये है हमारी पब्लिक कंपनी। देयर आर सम पब्लिक कंपनी इन द प्राइवेट सेक्टर इन इंडिया। याद रखिएगा ये प्राइवेट सेक्टर की है। मैंने बोला था ना रिलायंस कंपनी प्राइवेट में आती है, अभी पीछे क्लास मैंने पिछले आपको पेजेस पे बताया था। तो याद रखिएगा इसका सेक्टर प्राइवेट है लेकिन ये पब्लिक कंपनी है, लेकिन सेक्टर प्राइवेट है, ध्यान रखिएगा। गवर्नमेंट का इंटरफेयर है इस कंपनी के अंदर। बेटा वैसे तो 2 कंपनीज होती है जो मैंने आपको बताया, लेकिन एक कंपनी और होती है जिसे 1 पर्सन कंपनी कहते हैं। अब मैम ये 1 पर्सन कंपनी की होती है? बेटा देखो 2 कंपनीज़ है। एक कंपनी वो कंपनी है जो हमने कंपनीज एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग अपने आप को रजिस्टर्ड कराया है, हमने वो पढ़ लिया सारा। अब होती है 1 पर्सन कंपनी। 1 पर्सन कंपनी नाम से ही पता चल रहा है कि एक अकेला व्यक्ति भी कंपनी खोल सकता है। बेटा 1 पर्सन कंपनी जो है, ध्यान रखिएगा, एक 2012 के अंदर एक बिल पास हुआ था लोकसभा के अंदर जिसमें 1 पर्सन कंपनी अलाउ की गई इंडिया के अंदर। तो हम देखेंगे 1 पर्सन कंपनी इज़ अ कंपनी विच हैज़ ओनली 1 पर्सन एज अ मेंबर। उस कंपनी में क्या होगा बेटा? ओनली 1 पर्सन क्या होगा? मेंबर होगा। चलिए अब 1 पर्सन कंपनी के बारे में थोड़ा बहुत और पढ़ते हैं। अच्छा बेटा ये आपका होमवर्क है, पब्लिक एंड प्राइवेट कंपनी है, इसको आप खुद रीड आउट करेंगे। मैंने दोनों के बारे में बता दिया है, कोई प्रॉब्लम आएगी आप फ्रीली मुझसे पूछ सकते हैं। अब हम बात करते हैं 1 पर्सन कंपनी के बारे में। तो 1 पर्सन कंपनी के बारे में मैंने आपको बताया था, 1 पर्सन कंपनी वो कंपनी होती है जो एक अकेला व्यक्ति खोलता है। अब क्वेश्चन आता है कि कॉजेज़ ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ 1 पर्सन कंपनी, क्यों खोली जा रही है 1 पर्सन कंपनी? बेटा ध्यान दीजिएगा, 1 पर्सन कंपनी इसलिए खोली जा रही है, उसका पहला कारण है मेकिंग द अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर एज ऑर्गेनाइज्ड। अब एक अकेला व्यक्ति देखो क्या खोल सकता है? सोल प्रोप्राइटरशिप खोल सकता है। ये अनऑर्गेनाइज्ड होती है, मतलब एक प्रॉपर ऑर्गेनाइज तरीके से स्टार्टअप नहीं किया जाता है। तो सोचा देश के अंदर एक ऐसी कंपनी खोली जाए जिसमें एक अकेला व्यक्ति कंपनी को चला सके, लेकिन वो ऑर्गेनाइज तरीके से हो, क्योंकि कंपनी में कोई भी काम होता है वो बहुत ही प्रॉपर तरीके से होता है, ढंग से होता है, प्रॉपर मैनेज होता है, ऑर्गेनाइज तरीके से होता है। आपका स्कूल भी एक ऑर्गेनाइज्ड है, हर चीज़ एक प्रॉपर तरीके से की जाती है, तो इसलिए 1 पर्सन कंपनी खोली। दूसरा कारण क्या था? स्टॉपिंग द फॉर्मेशन ऑफ प्राइवेट कंपनी बाय रॉन्ग मीन। कई बार लोग क्या करते थे, प्राइवेट कंपनी खोलने के लिए गलत तरीके अप्लाई करते थे, तो उसी गलत तरीक़ों को रोकने के लिए 1 पर्सन कंपनी बनाई गई कि 1 पर्सन कंपनी इंडिया के अंदर खोल सकते हैं, जिसमें एक अकेला व्यक्ति जब चाहे अपनी कंपनी को ओपन कर सकता है और अपना बिजनेस चला सकता है। अब उसको किसी और व्यक्ति की ज़रूरत नहीं है, क्यों? क्योंकि एक अकेला व्यक्ति भी अपनी कंपनी को स्टार्ट कर सकता है। अगर मैं फीचर्स की बात करूँ 1 पर्सन कंपनी की, तो उसमें 1 पर्सन की रिक्वायरमेंट होती है। इसका स्टेटस बिल्कुल प्राइवेट कंपनी की तरह होता है, जैसे प्राइवेट कंपनी है वैसे ही 1 पर्सन कंपनी है। और एक बात का ध्यान रखिएगा बेटा, जब 1 पर्सन कंपनी बनाई जाती है ना, तो ओनली मेंबर हैज़ टू नॉमिनेट फ्रॉम अदर पर्सन। एक अकेला व्यक्ति ही, जो व्यक्ति की कंपनी है वही व्यक्ति एक नॉमिनेट कर सकता है, किसको? अपने मेंबर्स को। मतलब द पर्पस ऑफ नॉमिनेटिंग अ पर्सन इज़ टू मेंटेन द कॉन्टीन्यूटी ऑफ कंपनी इन केस ऑफ डेथ एंड। सोच के देखिए, अकेला व्यक्ति कंपनी स्टार्ट कर रहा है,
कुछ भी मिस हैपनिंग हो सकती है, वो मर भी सकता है, तो उसके बाद उसकी कंपनी कौन चलाएगा? तो वो कंपनी स्टार्ट करते वक्त पहले ही बता देता है अगर मुझे कुछ हो जाता है तो मेरे बाद ये कंटिन्यू करेगा कंपनी को, तो उसका होता है नॉमिनी, उसे कहते हैं नॉमिनी। तो यहाँ पे नॉमिनी अपॉइंट कर दिया जाता है। जॉइंट होल्डर का मतलब समझ लीजिए, ओनली 1 पर्सन ओनर होता है इस कंपनी के अंदर, बट इफ़ 2 पर्सन विश टू बिकम द, अगर 2 व्यक्ति चाहते हैं कि हम 1 पर्सन कंपनी खोलें तो ये हो सकता है। 2 व्यक्ति इन सच अ सिचुएशन जॉइंट होल्डर मानेंगे। जैसे हस्बैंड वाइफ का जॉइंट अकाउंट खुलता है ना, दोनों को एक माना जाता है ना, वैसे ही वैसे जॉइंट होल्डर होते हैं। 2 व्यक्ति अपने आप को जॉइंट होल्डर मान लेंगे और वो एक ही माने जाएंगे। और याद रखिएगा इसके अंदर मेंबर की लायबिलिटी लिमिटेड होती है। स्पेशल वर्ड्स विद द नेम, जब 1 पर्सन कंपनी खोली जाती है तो जब वो कंपनी का नाम डिसाइड करेंगे तो अपनी कंपनी के नाम के बाद 1 पर्सन कंपनी ज़रूर लिखेंगे ब्रैकेट में। इस तरीके से नाम डिसाइड होगा कंपनी का। एंड द लास्ट पॉइंट इज नंबर ऑफ डायरेक्टर्स। याद रखिएगा 1 पर्सन कंपनी के अंदर ओनली 1 डायरेक्टर होता है, लेकिन अगर ज़रूरत पड़े तो 15 डायरेक्टर भी हो सकते हैं। अगेन आई एम रिपीटिंग, वैसे तो 1 डायरेक्टर होता है, लेकिन अगर ज़रूरत पड़े तो टोटल नंबर ऑफ़ डायरेक्टर 15 भी हो सकते हैं। तो बेटा ये थे फीचर्स ऑफ 1 पर्सन कंपनी। आगे देखते हैं, मे बी आगे कंटिन्यू हो पेजेस पे। यस बेटा, और भी है। इन्होंने अगला पॉइंट बताया है हमें मीटिंग ऑफ डायरेक्टर। मीटिंग करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप मीटिंग करेंगे तो 2 मीटिंग के बीच में 90 दिन से कम गैप नहीं होना चाहिए। अगर एक मीटिंग आज करी है तो कम से कम 3 महीने बाद दूसरी मीटिंग होनी चाहिए। अगला है बेटा एनुअल जनरल मीटिंग। बेटा एनुअल का मतलब होता है सालाना, तो साल में एक बार मीटिंग ज़रूर होगी। ये अलग मीटिंग है, ये अलग मीटिंग है। 3 महीने बाद करनी है, ठीक है, एनुअल जनरल मीटिंग तो होगी ही होगी। इसमें क्या होता है बेटा, इसके अंदर ना रिजोल्यूशन पास किए जाते हैं। बेटा रिजोल्यूशन का मतलब होता है अगर हमें कोई डिसीज़न लेना है कंपनी से रिलेटेड तो हम अपने मेंबर्स को बुलाते हैं, और मेंबर्स को बुलाने के बाद रिजोल्यूशन पास होता है, मतलब वोटिंग होती है। वोटिंग से डिसाइड होता है कि ये डिसीज़न लिया जाए या ना लिया जाए। और फिर मीटिंग की एक मिनट बुक बनाई जाती है। मिनट बुक होती है रिकॉर्ड कि कौन मेंबर आया था, कौन एब्सेंट था, कितनी वोटिंग हुई है, किसने कितने फेवर में दिए हैं। तो ये सारी मीटिंग, कितने बजे मीटिंग स्टार्ट हुई, कितने बजे ख़त्म हुई, तो ये बुक के अंदर रिकॉर्ड किया जाता है। परपेचुअल सक्सेशन यहाँ पर भी है। किसी व्यक्ति के जाने से कंपनी के ओहदे पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि नॉमिनी इलेक्ट हो जाता है ना, नॉमिनी कंटिन्यू करता है फिर। एंड सेपरेट लीगल एंटिटी है ये भी, कंपनी अलग है और ओनर अलग है। अब बात करते हैं हम फॉर्मेशन की, कैसे फॉर्म होता है। बेटा आपको भी अभी मैंने बताया था एक सेपरेट नेम देना पड़ता है, नॉमिनी अपॉइंट होता है, 1 पर्सन कंपनी नाम लिखा जाता है ब्रैकेट में, और बेटा हमें कुछ डॉक्यूमेंट्स डिपॉजिट कराने होते हैं। वो होता है एक मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, एक होता है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, ध्यान दीजिएगा, और एक होता है, ये दोनों बेटा बनाने ज़रूरी हैं। ये रिटन कंसेंट होती है नॉमिनेटेड पर्सन की। रिटन कंसेंट मतलब वो अपनी हामी भरता है, हाँ ठीक है, इसकी भी अगर नॉमिनेटेड पर्सन की हामी होगी, हाँ ठीक है मैं तुम्हारी कंपनी में नॉमिनी बनने को तैयार हूँ। ये 3 तरीके के होते हैं जो डॉक्यूमेंट हमें सबमिट कराने होते हैं। एंड द लास्ट वन इज़ सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। फिर जाकर हमारी जो है कंपनी स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि हमें इनकॉर्पोरेट कंपनी स्टार्ट करने का सर्टिफिकेट मिल जाता है। बेटा आपने इतना सब कुछ पढ़ा है, तो इसके एडवांटेजेस आपको रीड करने हैं। इनके अलावा बच्चे इसके डिसएडवांटेजेस भी हैं कुछ, वो हम देख लेते हैं एक बार। तो आई होप इसके डिसएडवांटेजेस नहीं हैं, तो उसके एडवांटेजेस आप रीड आउट कर लेना। अगर इसके डिसएडवांटेज हुए तो मैं, हाँ जी है, बिल्कुल है लिमिटेशंस भी, ये रही लिमिटेशंस। तो बेटा ये दोनों आपको रीड कर लेना है। मैंने आपको 3 वर्क रीडिंग का दिया है, डिफरेंस बिटवीन प्राइवेट कंपनी पब्लिक कंपनी, एडवांटेजेस एंड लिमिटेशंस ऑफ 1 पर्सन कंपनी, और एक और मैंने आपको होमवर्क दिया है और वो है डिफरेंस बिटवीन दी कंपनी एंड द पार्टनरशिप। तो ये तीनों आप रीड कर लेना, कोई प्रॉब्लम आए मुझसे पूछ लेना। ऑलिगैरिक मैनेजमेंट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, प्लीज़ इसे ध्यान रखिएगा। आई होप मेरे स्टूडेंट्स आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अगर कोई भी क्वेरी हो रिलेटेड टू दिस टॉपिक्स तो यू कैन आस्क मी थ्रू व्हाट्सएप। आई एम ऑलवेज प्रेजेंट टू सॉल्व योर प्रॉब्लम्स। Thank you so much for watching this video. Goodbye. Bye बच्चों.